और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे जरूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। सारे विपक्षी पार्टियों ने सीईसी को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर मची भीषण अंतर्कलह अब चौराहे पर है और पार्टी के सबसे चर्चित चेहरे राघव चड्ढा ने अपनी ही लीडरशिप के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में राघव चड्ढा का दर्द गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह फटता नजर आया। उन्होंने सीधे शब्दों में अपनी पार्टी से पूछा कि क्या जनता के हक की बात करना गुनाह है। राघव ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए अपनी पार्टी के लिए राज्यसभा सचिवालय को चिट्ठी लिखकर उन्हें संसद में बोलने से रोकने की साजिश रचने का संगीन आरोप लगाया। ये खबर किसी सियासी गलियारे में धमाके से कम नहीं है। राघव ने उन मुद्दों की फहरिस्त भी गिनवा दी जो उन्होंने संसद में कभी उठाए थे, लेकिन अब पार्टी उन्हें पूरी तरह से खामोश करना चाहती है, ऐसे आरोप आज सुबह से नजर आए। चलिए सबसे पहले आपको राघव चड्ढा का वो दर्द सुनाते हैं, उसके बाद बताएंगे उनकी ही पार्टी के लोग उनके खिलाफ क्या बोल रहे हैं, संजय सिंह क्या बोले, सौरभ भारद्वाज को भी सुनेंगे। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब
आपके मुद्दे उठाता हूँ, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूँ और मैं आपके लिए हूँ। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे ज़रूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। सारे विपक्षी पार्टियों ने सीईसी को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात राघव चड्ढा का वो तीखा तेवर है जिसमें उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी खामोशी को हार कतई ना समझा जाए। वो एक ऐसी नदी है जो वक्त आने के बाद बाढ़ बनेंगी, वक्त आने पर बाढ़ भी बन सकते हैं। इस बयान के बाद दिल्ली से लेकर पंजाब तक की सियासत में भूचाल है और सबसे बड़ा और सुलगता सा सवाल ये कि क्या राघव चड्ढा झाड़ू वाला साथ छोड़कर कमल थाम लेंगे। जिस तरह से पार्टी ने उन्हें डेप्यूटी लीडर के पद से हटा दिया और अब वो अपनी आवाज को दबाने की कोशिश करता देख रहे हैं आम आदमी पार्टी को, उससे साफ संकेत मिलते हैं कि राघव और केजरीवाल के बीच रिश्ते टूट गए हैं या टूटने की कगार पर है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कि राघव की नाराजगी उन्हें बीजेपी के पाले में धकेल देगी। अगर राघव चड्ढा जैसा बड़ा चेहरा पाला बदल लेता है तो ये केजरीवाल के लिए अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका साबित होगा। राघव ने जनता के साथ न छोड़ने की जो एक भावुक अपील की वो भी आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी। ये इशारा है कि खेल अभी बाकी है। आम आदमी पार्टी में मचे ये घमासान किसी बड़े अंत की ओर इशारा कर रहे हैं। सियासी उलटफेर के ही साथ ये अंत होता नजर आएगा। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि अब राघव क्या बीजेपी में सचमुच जाएंगे। इस पर बात की हमारे सहयोगी वैभव और अभय ने। जरा सुनिए क्या है अगला भविष्य राघव चड्ढा का। और लेकिन एक बात और सवाल उठ रहा है, बात ये बात बार बार पूछी जा रही है कि जब 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे आने तक और उसके कुछ महीनों तक राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल के रिश्ते बहुत अच्छे थे, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच में दूरियां आ गई? क्या इसकी वजह यह हो सकती है कि पंजाब वाली आम आदमी पार्टी की जीत के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियां बहुत ज्यादा ही धरपकड़ में जुट गई थी, एक्शन शुरू कर दिया था आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ? फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सभी लोगों को पकड़ा गया। कई लोग तो बहुत दिनों तक, लंबे समय तक जेल में रहे। और जब ये लोग जेल में थे, इन पर कार्रवाइयां हो रही थी, तब राघव चड्ढा लंदन में थे अपनी पत्नी के साथ। उस वक्त कहा जा रहा था कि वो अपनी आंख का इलाज करवा रहे हैं या और भी उन्हें परेशानियां हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, वो ठीक करवा रहे हैं वहां लंदन में बैठकर। लेकिन लोग कह रहे थे कि उनकी जरूरत तो भी दिल्ली में है। तो क्या अभय भाई ऐसा हो सकता है कि उस वक्त राघव चड्ढा को ऐसा डर सताया हो कि अगर मैं दिल्ली में रहूंगा तो जैसे मेरे पार्टी के बड़े नेताओं को पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है आबकारी नीति मामले में, वैसे मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है? और उस वक्त ये भी खबरें आई थी कि लंदन में बैठे बैठे वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी में उनकी एंट्री भी हो जाए। क्या ऐसी कोई खबरों में दम नजर आ रहा है इस वाली घटना के बाद? देखिए, बिल्कुल ये खबरें चली थी और आज की घटना या फिर पिछले कुछ महीनों का जो सिलसिला देखे, उसके बाद इन चीजों में कहीं ना कहीं तथ्य है या फिर था, ये कहना बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि जिस वक्त देखिए राघव चड्ढा सड़क से, देखिए उन्होंने कुछ आंदोलन किए होंगे, उन्होंने पार्टी के साथ सड़क पे उतरे होंगे, लेकिन वो सड़क के नेता नहीं है।
वो बोर्डरूम में बैठ के स्ट्रैटेजिस्ट बनने वाले वो उस टाइप के नेता है। वो संजय सिंह नहीं है, वो मनोज सिसोदिया नहीं है, जिन्होंने अपनी पूरी एक जर्नी रोड से फिर संसद तक कंप्लीट की थी। तो राघव चड्ढा जब यहाँ पर धरपकड़ शुरू हुई, इवन सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली को संभाल रहे थे उनके ऊपर भी रेड्स वगैरह हुई, तो उस वक्त वो यहाँ से निकले और वो लंदन में ही रुके। जब पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनके नेता की जरूरत थी तब वो यहाँ पर नहीं थे। और उसी बात से देखिए कि जो कोर टीम का हिस्सा था, जो व्यक्ति आम आदमी पार्टी की एक तरीके से बात सामने रखता था हर एक बात पर, वो कहीं ना कहीं दूर होते गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि आने वाले समय में राघव चड्ढा क्या एक तरीके से शशि थरूर का वेश इस्तेमाल करेंगे कि पार्टी में रहकर अपना खुद का एक एजेंडा रखे, या फिर कंप्लीटली पार्टी से अलग होकर कि देखिए हमारे पर काटे गए, हम एक ये पर्सन ओरिएंटेड पार्टी, जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा उन्होंने किया था, हिमंता ने किया था, उसी तरीके से कि राहुल गांधी की तरफ उंगलियां दिखा, तो ये अरविंद केजरीवाल की तरफ अब तो उनके लिए ईजी हो सकता है कि अगर बीजेपी ज्वाइन करने के लिए इससे बड़ा मौका उनके पास नहीं हो सकता। तो ये देखना होगा कि किस तरीके से जो व्यक्ति कहता था कि कम्युनल पॉलिटिक्स के अगेंस्ट हूँ, बीजेपी की विचारधारा के अगेंस्ट हूँ, अब क्या उनको फिर एक बार विकास और सत्य कभी पराजित नहीं होता ये वाली लाइन याद आएगी कि नहीं। बिल्कुल, और ये भी देखने वाली बात होगी कि अगर राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे, खासकर आज वाली कार्रवाई के बाद, तो 2027 बेहद ही महत्वपूर्ण साल होने जा रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। पंजाब में जहां उनकी सरकार है, एक तो उनको अपनी सरकार बचानी है, वहां पर चुनाव होगा। इसके साथ ही गुजरात में वो लोग बहुत जोर लगा रहे हैं। आए दिन अरविंद केजरीवाल गुजरात में रैलियां हो रही हैं और बहुत अच्छे से जोर शोर से प्रचार हो रहा है। और पिछले विधानसभा चुनाव में गुजरात में हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी को ठीक ठाक 10% ज्यादा वोट परसेंटेज मिले थे और सीटें भी मिली थी उनको। तो क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए झटका नहीं होगा अगर राघव चड्ढा, जो उनकी बहुत खास थे आम आदमी पार्टी में बड़े नेताओं के, अगर वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे? तो बिल्कुल एक तरीके से हो सकता है, क्योंकि देखिए आपके एसेट, कोई नेता बनने में कम से कम एक डेकेड का समय लगता है। तो जब राघव चड्ढा आज के समय में इतने बड़े नेता बने, और खास करके ऐसे नेता जिनको पता है कि लोगों की पल्स क्या है, लोगों को कौन से मुद्दे सुनना पसंद है। गुजरात में भी जो आम आदमी पार्टी ने एंट्री की, वो अर्बनाइज इलाके या फिर जो शहरों से स्टार्ट किया। सूरत की म्युनिसिपैलिटी में उनका जो विजय था, उसके बाद वो दूर दूर गए, और एक बात यहाँ तक पहुंच गई कि इवन अहमद पटेल की बेटी के साथ क्लैशेस करने पड़े कांग्रेस और उनकी बीच में, भरूच वाली सीट को लेकर। हाँ, भरूच वाली सीट को लेकर। तो यही बात है कि आज के समय में राघव चड्ढा जैसा नेता लूज करना या फिर गंवाना किसी भी पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इससे पहले भी यही सामने लाइन रखी थी कि प्रशांत भूषण चले गए, योगेंद्र यादव चले गए, कई सारे बड़े नेता जाते गए, उन्होंने यही कहा कि हमारा नेता सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। इवन मनीष सिसोदिया, संजय सिंह अभी भी खास उनके बने हुए हैं, क्योंकि वो यही लाइन कहते हैं कि सब कुछ आम आदमी पार्टी इज इक्वल टू अरविंद केजरीवाल। तो वही बात है कि जब पार्टी जो है वो एक पीपल सेंट्रिक है या फिर पर्सन सेंट्रिक है, तो उसे पीपल सेंट्रिक बनने से पहले ये जो बड़े पड़ाव थे उसको सामने जाना पड़ेगा। राघव चड्ढा को खोना या फिर इस ऐसे बड़े लीडर को खोलना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन ये चैलेंज आम आदमी पार्टी ने पहले भी देखा है, फेस किया है। लेकिन क्या पता कि इस बार वो एक इमर्जिंग स्टार थे, इमर्जिंग राइजिंग सन थे। जिस तरीके से ममदानी को न्यूयॉर्क में कहा जाता है कि उन्होंने जिस तरीके के मुद्दे सामने रखे और अगली पीढ़ी को खुद के साथ जोड़ा, उसी तरीके का पॉलिटिक्स राघव चड्ढा न्यू एज पॉलिटिक्स इंडिया में कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के लिए आज नहीं तो 10 साल बाद ये बहुत बड़ा एसेट हो सकते थे। लेकिन क्या ईगो बाइट में या फिर ईगो फाइट में खुद का पार्टी का भविष्य आम आदमी पार्टी खो रही है, ये भी उन्हें देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। और राघव चड्ढा देखिए 3-4 साल पहले वो, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के टॉप 5 लोगों में शामिल थे, अरविंद केजरीवाल के रणनीतिकारों में शामिल थे, खासकर आर्थिक मामले उनके देखते थे, पार्टी के देखते थे। वो अगर बीजेपी के साथ जाएंगे भविष्य में, तो वो सारी रणनीतियां जो आम आदमी पार्टी की रही हैं पिछले चुनाव में, वो सारी रणनीतियों के बारे में भी वो बीजेपी से साझा करेंगे बातें कि कैसे आम आदमी पार्टी काम करती है, खासकर उसकी आंतरिक राजनीति का केस। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी बात अभय ने बहुत अच्छी कही है कि मात्र 14 साल का इतिहास है आम आदमी पार्टी का। 2011 के अन्ना आंदोलन से निकली, 2012 में गठन हुआ और अभी 2026 चल रहा है। मात्र 14 सालों में ही नेताओं की एक लंबी सूची है। प्रशांत भूषण हो गए, कुमार विश्वास हो गए, बहुत सारे ऐसे नेता थे। अभी हाल ही में स्वाति मालीवाल, वो भी राज्यसभा के सांसद थी, पार्टी से किनारा किया था और बहुत ही कह सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण वो घटना हुई थी जब उन्होंने बहुत आरोप लगाए थे, खासकर विभो कुमार को लेकर, जो अरविंद केजरीवाल के बेहद खासम खास है। और अब ये राघव चड्ढा वाली घटना। तो आम आदमी पार्टी संकट के दौर से गुजर रही है। दिल्ली वाली सत्ता उसके हाथ से जा चुकी है, पंजाब में भी सत्ता जा सकती है, ऐसे ओपिनियन पोल दावे कर रहे हैं।
तो आम आदमी पार्टी इन झटकों से कैसे उबरती है और वो आगे कैसे बढ़ती है और 2027 में उसका कैसा प्रदर्शन रहता है, ये सब देखने वाली बात होगी। अभी तक की बड़ी खबर यही है कि राघव चड्ढा को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी ने उपनेता डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया है और सचिवालय को यह भी पत्र लिखकर बोल दिया है कि इन्हें सदन में बोलने का मौका ना दिया जाए। और अंत में बात बिहार के सियासी तूफान की। नीतीश के बाद आखिर कौन होगा बिहार का सीएम? रेस में सम्राट संजीव के साथ साथ निशांत का भी नाम है। आखिर किस नाम पर लगेगी फाइनल मोहर, जानिए इस रिपोर्ट में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद विधान परिषद से अपना इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही बिहार में करीब 2 दशक से चल रहा नीतीश कुमार का दौर अब खत्म होने जा रहा है। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद चारों सदनों की सदस्यता हासिल कर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। उनके दिल्ली जाने की खबर के बाद अब बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा और इस बदलाव से बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होगा। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से जाना और राज्यसभा में प्रवेश करना बिहार के लिए किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम से कम नहीं है। 2006 से लगातार विधान परिषद के सदस्य रहे नीतीश कुमार ने बिहार के विकास और यहाँ के सामाजिक समीकरणों को साधने में लंबी भूमिका निभाई है। अब जबकि वे केंद्र की राजनीति का रुख कर रहे हैं, तो बिहार बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती और मौका एक नया नेतृत्व पेश करने का है। बीजेपी के बारे में ये मशहूर है कि वे मुख्यमंत्री के चयन में अक्सर सबको चौंका देती है, इसलिए किसी एक नाम पर पक्की मुहर लगाना फिलहाल मुश्किल है। पटना की सड़कों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक कुछ खास नामों की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है। इनमें सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर है। सम्राट चौधरी वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और कुशवाहा समाज में उनकी बहुत मजबूत पकड़ मानी जाती है। बीजेपी ने उन्हें आगे बढ़ाकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है और वे एक आक्रामक नेता के रूप में उभरे हैं। उनके प्रशासनिक अनुभव और नीतीश कुमार के साथ काम करने की समझ उन्हें इस पद का प्रबल दावेदार बनाती है। एक और बड़ा चेहरा नित्यानंद राय का है। नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संगठन को बहुत करीब से देखा है। यादव समाज से ताल्लुक रखने के कारण वे बीजेपी के लिए बिहार में एक बड़ा चुनावी आधार साबित हो सकते हैं। इनके अलावा संजीव चौरसिया के नाम पर भी विचार किया जा रहा है, जो लंबे समय से पार्टी के प्रति समर्पित रहे हैं और युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं। संजय जायसवाल का नाम भी चर्चा में बना हुआ है, जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में काफी मेहनत की है और वैश्य समाज में उनका अच्छा प्रभाव है। वहीं दिलीप जायसवाल को भी एक मजबूत विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी अक्सर ऐसे चेहरे चुनती है जो संगठन के प्रति वफादार हों और जिनकी छवि बेदाग हो। बिहार की जनता की निगाहें अब दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व पर टिकी हैं, क्योंकि वही तय करेंगे कि नीतीश कुमार की जगह राज्य की कमान कौन संभालेगा। बिहार में ये सत्ता परिवर्तन न केवल सरकार का चेहरा बदलेगा, बल्कि आने वाले चुनावों के लिए भी एक नई जमीन तैयार करेगा। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी किसी पुराने चेहरे पर भरोसा जताती है या फिर किसी बिल्कुल नए नाम को सामने लाकर सबको हैरान कर देती है। तो ये थी आज दिन भर की देश की बड़ी खबरें, जिनका जानना आपके लिए, हमारे लिए और देश के लिए था जरूरी। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.